आज हम लोग संस्कृत रंगमंच पढ़ेंगे, ठीक है। रंगमंच मीन्स क्या होगा, क्या होगा? इसका इंग्लिश क्या होगा? थिएटर, ठीक है। रंगमंच मतलब क्या होता है? थिएटर में कोई भी नाटक लिखा हुआ होता है, उसको क्या किया जाता है? दिखाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत रंगमंच, है ना। देखिए, अगर संस्कृत रंगमंच का बात करें तो हम लोग बहुत सारा अगर ग्रंथ या महाकाव्य, जैसे कि महाकाव्य में क्या क्या है? महाभारत, ठीक है। महाभारत, रामायण और महाभारत, इसके अलावा भगवत गीता में ना, भगवत में बोल सकते हैं, इसमें नाटक के कुछ हम लोग को कुछ घटनाएं मिलती है, ठीक है। और कुछ संस्कृत के लेखक हैं, उनकी किताबों में भी, ग्रंथों में भी नाटक से संदर्भित कुछ घटनाएं मिलती है, जैसे कि पतंजलि का महाभाष्य, ठीक है। साइड से आओ ना। वात्सायन का कामसूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब से क्या समझ में आता है? ये राजनीतिक से संबंधित बुक है ना, कभी भी इसको धन दौलत रुपया पैसा से नहीं समझना है, ठीक है। और एक बुक है पाणिनि का, क्या? अष्टाध्यायी, ठीक है। ये व्याकरण का पुस्तक है, ठीक है, अष्टाध्यायी। देखिए, इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि संस्कृत रंगमंच का जो उत्पत्ति हुआ था वो लगभग 1000 वर्ष पहले हो चुका था, ठीक है। संस्कृत रंगमंच को हम क्या बोलेंगे? क्लासिकल थिएटर भी बोल सकते हैं ना। संस्कृत रंगमंच को क्या बोल सकते हैं हम? क्लासिकल थिएटर। देखिए, क्लासिकल थिएटर यानी कि संस्कृत रंगमंच, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें या इसका शुरुआत कैसे हुआ, तो इसका मत कैसे है कि विद्वानों का मत है कि जो वैदिक देवता थे ना, वैदिक देवता कौन? इंद्र। वैदिक देवता इंद्र। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है, आप लोग को मालूम है? वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व। देखिए, अगर 1000 आप बोलते हैं तो फिर हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा ना। ये कौन सा हो जाएगा? ऋग्वैदिक काल। ये आपका है कितना? 1500 से 1000, क्या? ईसा पूर्व, ठीक है। वही ऋग्वैदिक की बात उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए, ये जो वैदिक काल में जो वैदिक देवता थे, कौन थे? इंद्र। उनको प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता था? नाटक का मंचन किया जाता था या फिर आयोजन किया जाता था, ठीक है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो नाटक का शुरुआत हुआ है या रंगमंच का शुरुआत हुआ है, ये किसका दिन है? यूनानियों का। यूनानी उसे एक वर्ड आता है यौनिका, ये वर्ड यूनानियों की देन है। इस कारण से विद्वानों का क्या मत है कि जो रंगमंच की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? यूनान से, ठीक है। यौनिका का अर्थ होता है, ये इसको हम लोग पर्दा बोल सकते हैं, रंगमंच का पर्दा, है ना। पर्दा जान रहे हैं ना, रंगमंच में जैसे होता है पर्दा, है ना, इस टाइप से पर्दा होगा।
किया जाता है, फिर नाटक खत्म होने के बाद वापस से इसको लगाया जाता है। इसी को यवनिका यानी कि यूनान देश से निकला हुआ शब्द है, ठीक है। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि जो रंगमंच की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, यूनान से हुई है। लेकिन कुछ विद्वान इस बात का खंडन करते हैं, है ना। खंडन कैसे करते हैं कि भरत मुनि ने कौन सा एक नाटक लिखा था, नाट्यशास्त्र। जो कि ये यूनानियों की रंगमंच से भी पहले की ग्रंथ है, ठीक है। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि जो नाटक रंगमंच का जो देन है, संस्कृत रंगमंच, ये यूनानियों का देन है, ठीक है। देखिए प्राचीन काल में बहुत सारे नाटककार हुए ना, उसमें से क्या क्या प्रसिद्ध नाम है, नाम सुने हैं कालिदास का, ठीक है। सबसे पहले हम नाम लेंगे भास का, ठीक है। सबसे पहले नाम आएगा भास, उसके बाद कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, और क्या नाम आएगा, भवभूति, ठीक है। देखिए भवभूति का टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 8वीं सदी बोल सकते हैं ना। उसके बाद कितना है, 8वीं सदी है ना। 8वीं सदी के बाद से रंगमंच होने लगा था, वो कहाँ होने लगा था, मंदिरों में होने लगा था। भवभूति के बाद जितने भी रंगमंच होने लगे थे कहाँ होने लगे, भवभूति के बाद, यानी कि 8वीं सदी के बाद, है ना। 8वीं सदी के बाद रंगमंच का प्रदर्शन कहाँ होने लगा, मंदिर में। एक मिनट, मंदिरों में हुआ, है ना, मंदिरों में होने लगा, राजप्रसादों में, राजप्रसादों मतलब महल, ठीक है, और कोई धनी व्यक्ति के घर में, है ना। देखिए कुछ प्राचीन कालीन क्या है, नाटककार है ना। अंतिम रूप से कौन हुए, भवभूति। भवभूति के बाद नाटक कहाँ होने लगा, मंदिरों में, है ना। राजप्रसाद मतलब महलों में, या फिर धनी व्यक्ति है उसके घर में। मतलब हम इसमें समझ सकते हैं कि ये जो नाटक का मंचन होता था ये आम लोगों के घरों में नहीं होता था, ठीक है। अगर हम भरत मुनि के नाटक के संदर्भ में कुछ बात करें तो ये जो नाटक का दिशा निर्देश दिए थे उसमें कुछ कुछ दृश्य होते थे ना। जैसे कि अगर हम क्या दृश्य का बात करें, जैसे कुछ कुछ दृश्य में सबसे पहले क्या था, नहाना, श्रृंगार करना, सोना और देखिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुछ नाटक को लेकर दिशा निर्देश दिए थे ना। उसमें कुछ कुछ दृश्य थे, जैसे कि दृश्य क्या, नहाने का दृश्य, श्रृंगार करने का, सोने का, आलिंगन मतलब किसी को गले लगाने का, ये सब दृश्य को क्या माना जाता था, अशोभनीय माना जाता था ना। इसके साथ ही युद्ध, है ना, कैसे युद्ध, हिंसक युद्ध, हिंसक युद्ध की भी घटनाओं को रंगमंच में प्रदर्शित नहीं किया जाता था। मतलब अगर हम मोटा मोटी बात करें तो रंगमंच कैसा होता था, सुखांत होता था ना अंतिम रूप से। मतलब जिसको देख के लोग क्या हो जाए, उनको सुख की अनुभूति हो, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ हिंसक घटनाएं हम नाटक में देख लिया और मन विचलित हो उठा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। देखिए सामान्यतः नाटक में कौन कौन होते हैं, अगर हम बात करें तो नाटक में कौन होंगे, एक नायक होगा, नायक मीन्स हीरो बोल सकते हैं ना। एक नायक होगा, अगर कोई भी नाटक हम अगर प्रस्तुत कर रहे हैं
उसमें एक नायक होगा। नायक मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हीरो। नायक है तो नायिका तो होगी, ठीक है। और एक खलनायक भी होगा ना, खलनायक मतलब विलन बोल सकते हैं। और एक क्या होगा, विदूषक होगा, है ना। विदूषक मतलब होगा क्या बोल सकते हैं, कॉमेडियन बोल सकते हैं, है ना। आप अभी भी कोई मूवी देखते हैं, उसमें रहता है ना हीरो हीरोइन विलन और एक कॉमेडियन रहता है कि नहीं, कोई भी मूवी में रहता है। तो कॉमेडियन का नाम बताइए आप लोग। जॉनी लीवर, है ना, और राजपाल, और इतना ही नाम है। हाँ ठीक है। तो उसी तरह से एक विदूषक नाटक टाइप मतलब कि कॉमेडियन टाइप से ना, जोकर टाइप से बोल सकते हैं, जो राजा के राजमहल से संबंधित कोई व्यक्ति होगा। भास्कर प्रसिद्ध नाटक कौन सा, स्वपन वासव दत्ता, ठीक है। स्वपन वासव दत्ता, ये भास द्वारा रचित है, ठीक है। भास किस टाइम की लेते हैं, तो ये 4वीं सदी बोल सकते हैं ना। चौथी सदी। देखिए ये स्वपन वासव दत्ता जो है ये कुल 6 खंड बोल सकते हैं ना। खंड में रचित है, ठीक है। देखिए कहानी क्या होता है सुन लेंगे हम लोग ना। नाटक कैसा था, स्वपन वासव दत्ता कौन थी, एक राजा थे उज्जैनी या अवंती। अवंती की राजधानी क्या होगी, महेश्वती या उज्जैनी, 2 राजधानी थी, याद है। हाँ 16 महाजन पढ़े हैं ना। अवंती के राजा कौन, चंद्रप्रद्योत, ठीक है। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत थे। इनको लगता था कि ये बहुत ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, ठीक है। लेकिन इनसे भी एक राजा कौन थे, कहाँ के राजा, कौशाम्बी, वत्स या कौशाम्बी बोल सकते हैं ना। मतलब अवंती की राजधानी क्या हो गई, उज्जैनी, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। वत्स के राजा कौन, उदयन, है ना। कहानी यहां से सुनिएगा। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को लगता था कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ना, लेकिन वत्स के राजा उदयन, इनके पास एक कला थी, ये वीणा बजा के क्या कर लेते थे, हाथियों को अपने कंट्रोल में कर लेते थे। इस वजह से क्या होता था, ये हमेशा युद्ध में जीत जाते थे, ठीक है। तो एक बार चंद्रप्रद्योत ने योजना बनाई अपने सैनिकों के साथ मिलकर कि क्यों ना हम लोग इनको, उदयन को धोखे से इनको हराया जाए, है ना। इसलिए चंद्रप्रद्योत के कुछ सैनिक इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि जंगल में एक सफेद हाथी हमने देखा है ना। उसके बाद उस हाथी की खोज में उदयन निकल पड़ते हैं अपने वीणा के साथ। फिर इनको दूर से एक सफेद हाथी दिखाई देता है, फिर वो अपनी वीणा बजाने लगते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये वीणा बजाने लगते हैं तो इनको लगता है कि वो हाथी होगा, लेकिन क्या होता है, अचानक से उस हाथी के पेट से दरवाजा खुलता है ना, और उसमें से सैनिक निकलते हैं। और वे सैनिक क्या करते हैं, अचानक से उदयन के ऊपर क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, हमला करते हैं ना। हमला करते हैं और कैद करके कहाँ ले जाते हैं, अवंती ले जाते हैं ना, और इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। जेल में बंद कर देने के बाद चंद्रप्रद्योत इतने अहंकारी बोल सकते हैं ना, इनसे मिलने भी नहीं जाते 3 दिन तक, ठीक है। जब ये जाते हैं तीसरे दिन तो उदयन बोलते हैं कि गुस्से में बोलते हैं ना, अगर आपको राज्य ही चाहिए था तो आप युद्ध कर लेते, है ना। छल से मुझे गिरफ्तार करने का क्या मतलब, और आप क्षत्रियों के नाम पे क्या है, कलंक है बोलते हैं ना। तो इस बात से क्या होता है, चंद्रप्रद्योत को क्या है, गुस्सा आएगा कि नहीं, गुस्सा आ जाता है ना। फिर लेकिन उनको बाद में लगता है कि जब वो बोलते हैं कि क्षत्रियों के नाम पे क्या है आप, कलंक है, तो उनको लगता है कि सच में मैंने क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, ठीक है। इसलिए वे इसको रिहा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं। और वो शर्त क्या होता है कि आप जो वीणा बजा के हाथियों को अपने वश में करते हैं वे कला मुझे भी सिखाइए। अब ये उदयन के जेल में कैद था तो क्या ये आराम से सिखाएगा, वो बोलता है कि ठीक है, अगर आपको सीखना है तो आपको क्या करना होगा, मेरा अनुयायी बनना होगा, है ना।
और मेरा हमको गुरु बनाना होगा। चंद्रप्रद्योत क्या थे? राजा थे। वो क्या एक राजा का गुरु शिष्य बनना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, है ना। इसलिए चंद्रप्रद्योत ने क्या किया, अपनी बेटी का क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत की बेटी का नाम, इसी की बेटी का नाम क्या था? वासवदत्ता, है ना। ये अपनी बेटी को चंद्रप्रद्योत के सैनिक ने क्या उन्हें सुझाव दिया कि आप अपनी बेटी को यह कला सिखाइए, जिससे कि वासवदत्ता अगर उदयन को अपना गुरु बनाती है तो उससे कुछ क्या बोले, उसको अपमान भी नहीं होगा, है ना। छोटी है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वल लोग एक दूसरे को शिष्य गुरु बनाना नहीं ना चाहेगा। तो ये छोटी है तो, लेकिन एक शर्त भी रखा, मतलब कि पिताजी है ना, तो थोड़ी चाहेगा उसकी बेटी जाए। तो वे एक योजना बनाते हैं कि अगर आप सिखाएंगे, ये रिश्तेदार बताते हैं ना, और बोलते हैं इसको कि ये कोढ़ी है। कोढ़ी मतलब कुबड़ी होता है, कुबड़ा कुबड़ी, ठीक है। कोढ़ी वर्ड एक होता है मतलब कुबड़ा, है ना। कुबड़ा या कुबड़ी। तो ये बोलते हैं कि जो रिश्तेदार जो सीखेगी ये कला वो कैसी है? कुबड़ी है। मतलब चंद्रप्रद्योत का मानना था कि अगर वो वासवदत्ता सीख जाती है वो गुण, उसके बाद वो अपनी बेटी से सीख लेंगे, है ना, हाथियों को अपने वेश में करने का। क्या होता है कि अगर ये कुबड़ी है तो आप क्या कीजिएगा, आप जब भी अपना वो कला सिखाइएगा तो आप दोनों के बीच में क्या होगा? पर्दा होगा, है ना। पर्दा के इधर वासवदत्ता सीखेगी और इधर कौन सिखाएंगे? उदयन सिखाएंगे, ठीक है। तो उदयन सिखा रहे थे, उसी बीच में वासवदत्ता क्या करती है? सीखती है बहुत दिन तक, ठीक है, लेकिन एक दिन वो सही से अनुसरण नहीं कर पाती है। इस वजह से कोई भी आपको कुछ सिखाते हैं, अगर आप नहीं सीखते हैं तो उनको गुस्सा आता है कि नहीं? हम इतना दिन से सिखा रहे, तुम सही से सीख ले रही है ना, किसी को भी गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही सिखाते हैं और ये सही से सीख नहीं पाती है, अनुसरण नहीं कर पाती है उस दिन, तो ये गुस्सा हो जाते हैं। कौन? गुस्सा हो जाते हैं और जाकर पर्दा खींच देते हैं ना। तो पर्दा के अंदर उनको क्या दिखाई देता है? एक सुंदर सी राजकुमारी, है ना। और देखते ही क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं, है ना। मोहित हो जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच में क्या होता है? बातें होती है ना। बातों बातों में पता चलता है कि उनके पिताजी ने षड्यंत्र रचा है कि, है ना, जो भी घटनाएं बाप और बेटी के बीच में हुआ था वे सारे रहस्य वो उदयन को बतला देती है। बतलाने के बाद वासवदत्ता और उदयन का मिलना जुलना लगा रहा था, है ना, लेकिन उनके पिताजी को नहीं मालूम था, ठीक है। और ऐसे करते करते उन दोनों के बीच में क्या हो गया? प्रेम हो गया, ठीक है। प्रेम होने के बाद अब ये लोग दोनों प्लानिंग करते हैं कि यहाँ से भाग निकलते हैं दोनों ना। भागने में कोई सपोर्ट करेगा? किसी का फैमिली नहीं। तो ये योजना बनाते हैं कि पिताजी मैंने इतने दिनों से जो सीखा है ना, बस में करने का जो भी कला, उसको प्रैक्टिकल भी तो करना होगा ना। तो इसके लिए जंगल जाना पड़ेगा, है ना। तो ये प्लानिंग करके वो लोग अपने पिताजी से आगे लेके क्या करती है? चली जाती है ना। किसके साथ जाती है? उदयन के साथ। लेकिन चंद्रप्रद्योत को शक हो जाता है कहीं ये लोग भागने का प्लानिंग तो नहीं है, तो वो अपने साथ सैनिक भेजते हैं ना, जासूस की तरह, मतलब उनका पीछा करते हैं। और उदयन को पता चल जाता है कि ये सैनिक क्या कर रहे हैं? पीछा कर रहे हैं, है ना। तो 3 दिन तक ये लोग ऐसे ही जंगल में नाटक करते हैं ना कि मौका पाके जल्दी से हम लोग भाग जाएं। तो ये लोग क्या करते हैं? उदयन एक सोने की, क्या बोलेंगे, सोने की मोहरे, है ना, वो फेंक देते हैं, है ना, जिसकी चमक से सैनिक लोग वो सोने की मोहरे चुनने में क्या करते हैं? बिजी हो जाते हैं और ये लोग मौका पाके भाग जाते हैं। भाग के कहाँ आते हैं? वत्स की राजधानी कौशाम्बी आ जाते हैं। कौशाम्बी आ गए। अब तो अपने एरिया में आ गए ना, अपना क्षेत्र में आ गए। अब यहाँ का सैनिक लोग, अवंती का सैनिक कौशाम्बी आएगा तो कौशाम्बी का सैनिक लोग छोड़ेगा? किसी का बॉर्डर क्रॉस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? वो फाड़ दिया जाएगा, सजा मिलेगा। और सजा क्या मिलेगा? डायरेक्ट मौत के घाट उतार दिया जाएगा ना। उसी तरह से अवंती के यानी चंद्रप्रद्योत के जो सैनिक थे कौशाम्बी के क्षेत्र में घुसते हैं, वैसे ही उनको मार दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद राजकुमारी वासवदत्ता, है ना, राजकुमारी वासवदत्ता और राजा कौन? उदयन। इन दोनों का बहुत ही कैसे अच्छे तरीके से ना विवाह की सारी रस्में पूरी की जाती है और इनका विवाह होता है।
देखिए शुरुआतों से ही, मतलब शुरुआत दिनों से ही इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं था, है ना। क्या बोलेंगे, समस्याओं के बादल इनके ऊपर हमेशा से शुरुआत से ही मंडरा रहे थे, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, एक राजा थे, कहाँ के, क्या नाम था वो राजा का, अरुणी, है ना। अरुणी नामक राजा था। अरुणी नामक राजा क्या करता है, कौशाम्बी पर आक्रमण करता है, ठीक है। कौशाम्बी पर क्या करता है अरुणी नामक राजा, आक्रमण करता है, जिससे उज्जैन का आधा राजपाट क्या हो जाता है, उसके हाथ से निकल जाता है ना। और इससे बचने का एकमात्र उपाय क्या था, मगध के शासक से हाथ मिला दिया जाए, यानी कि उससे रिश्तेदारी बढ़ाया जाए, ठीक है। तो मगध के राजा उस टाइम थे दर्शकी थे, ठीक है। मगध के राजा दर्शकी, ठीक। इनसे सहायता लेने का बात किया गया था। तो सहायता कैसे मिलेगा, जब तक आप रिश्तेदारी जोड़िएगा, है ना। तो राजा उज्जैन का एक मंत्री था यौवन रायन, है ना। राजा उज्जैन का मंत्री यौवन रायन, देखिए ये मंत्री क्या करता है, सलाह देता है ना राजा को कि मगध के राजा से क्या किया जाए, सहायता मांगा जाए। और सहायता के लिए क्या करना होगा, रिश्तेदारी जोड़ना होगा। मतलब मगध के राजा दर्शकी की बहन कौन, पद्मावत, है ना, पद्मावती। पद्मावती से क्या करना होगा, विवाह करना होगा। लेकिन क्या लगता है, उज्जैन यहाँ जो प्रेम विवाह करके वासवदत्ता को लाया है, सो पद्मावती से विवाह करेगा, नहीं करेगा ना। तो यौवन रायन और रानी कौन, वासवदत्ता, दोनों मिलकर क्या करती है, प्लानिंग करती है ना। क्या प्लानिंग करेगी, मरने का। ये लोग क्या करता है, राज का एक तरफ जहाँ महिलाओं का जो एरिया होता है वो एरिया में आग लगा देता है ना। आग लगा के ये लोग दोनों भाग जाते हैं, कौन, वासवदत्ता और कौन, यौवन रायन, ठीक है। ये दोनों भाग जाते हैं और अफवाह फैला देते हैं कि उस अग्नि में ये दोनों जल के भस्म हो गए, है ना। उसके बाद राजा उज्जैन क्या करते हैं, कितना दुख मनाएंगे ना, मतलब कितना अपने राजपाट छीनने का दुख मनाएं कि अपनी प्रिय पत्नी को होने का दुख मनाए, है ना। इस बीच में वे क्या करते हैं, राजा का धर्म निभाते हैं ना, यानी कि अपने राज्य को बचाने के लिए क्या उपाय है कि मगध के राजा से सहायता प्राप्त करना। और मगध के राजा से सहायता कैसे मिलेगी, उसकी बहन से शादी करके। तो वो क्या करते हैं, रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए पद्मावती से विवाह करते हैं। और मगध के राजा क्या करते हैं, उज्जैन का जो साहसपन वो तो सुने ही थे पहले ही, वो देखते हुए वो मान जाते हैं। फिर ये दोनों का विवाह होता है, ठीक है। विवाह होने के बाद युद्ध में वापस ये क्या करते हैं, ये अरुणी से वापस अपना राजपाट प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक दिन राजा उज्जैन सोए हुए थे और वो स्वप्न देखते हैं ना कि स्वप्न में क्या कर रही है, उसकी पत्नी वासवदत्ता आई हुई है। और स्वप्न में ही वे रोने लगते हैं। और ये जब सपना देखते हैं और वो सपना को राजा उज्जैन क्या करते हैं, अपने एक सैनिक को बतलाते हैं, ठीक है। वो सैनिक, जब वो सैनिक को अपना बतला रहा था स्वप्न के बारे में, उसी टाइम रानी क्या करती है, पद्मावती सुन लेती है वो बात को ना। सुनने के बाद रानी पद्मावती क्या करती है, गुस्सा बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि वो उस बात का सम्मान करती है, ठीक है। और जब राजा उज्जैन क्या करते हैं, अपने राजपाट को वापस प्राप्त करते हैं, तो इस खुशी में रानी वासवदत्ता की माता पिता क्या करते हैं, उपहार स्वरूप अपनी बेटी का फोटो लाते हैं ना, उपहार स्वरूप लाते हैं ना। और एक कहानी है इस बीच में छूट गया कि जो राजा यौवन रायन थे, ये तो आ गए थे ना मरने का, वो लोग झूठी अफवाह फैला के। मरने के बाद ये लोग कैसा वस्त्र धारण किए थे, साधु का टाइप से, है ना। मतलब इसको साधु लोग कैसा वेश धारण करता है, देखें एकदम सिंपल कपड़ा ना, ज्यादा वैसा साज सज्जा नहीं। तो सिंपल कपड़ा में ये इसका मंत्री यौवन रायन, उसकी पत्नी कौन, वासवदत्ता, ये दोनों एकदम नॉर्मल कपड़ा पहन के जंगल में निवास करते थे ना। और उस टाइम ये वासवदत्ता वापस से पद्मावती के राज दरबार में आते हैं। और जो वासवदत्ता है, ये अपना नाम क्या रख लेती है,
अवंतिका रख लेती है ना। अवंतिका नाम से ये पद्मावती की क्या बन जाती है, दासी बन जाती है और उसी के साथ रहती है। ठीक है, तो जब वासवदत्ता के माता पिता शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं, है ना, शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं और उपहार स्वरूप अपनी बेटी का फोटो लाते हैं, और उस फोटो को कौन देखती है, पद्मावती देखती है कि इसका शत्रुत्व तो किससे मिल रहा है, मेरी दासी से। उसी वक्त जल्दी से एकदम यमरायन आ जाता है ना, और बात को घुमाने का कोशिश करता है, लेकिन राजा उदयन क्या करता है, सारी चीजें समझ जाता है। फिर जाके वो लोग क्या करते हैं, माफी मांगते हैं और सारी योजनाओं को बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, सब चीज ठीक हो जाता है और रानी पद्मावती और रानी वासवदत्ता दोनों साथ मिलकर किसके साथ, उदयन के साथ, राजा उदयन के साथ खुशी खुशी रहते हैं। यही है कहानी। इनका टाइम पीरियड क्या था, चौथी से पांचवी, चौथी था ना। देखिए कालिदास किनके टाइम के हैं, किसके राज दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, गलती हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय। इतिहास में कभी भी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, इनके नामों को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है ना, सेम टाइप से लगता है, लेकिन यहाँ गुप्त है तो ये गुप्त वंश है ना, चंद्रगुप्त में भी गुप्त है, लेकिन उनके बाद में क्या लगता है, मौर्य लगता है, तो वो सबसे कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए कालिदास किनके टाइम के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्होंने सबसे ज्यादा रचनाएं की है तो किसके टाइम में की है, कुमारगुप्त के टाइम में किया है ना। देखिए अगर इनके प्रसिद्ध अगर काव्य नाटक बोले तो वो क्या है, पहला में हम पहला में नाम ले सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, कहीं कहीं ये शाकुंतलम की जगह में अभिज्ञान शकुंतलम भी मिलता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या ले सकते हैं हम, मालविका अग्निमित्र। तीसरा एक और नाम ले सकते हैं हम लोग, विक्रमो वर्षियम। ठीक, तो आज हम देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में। ठीक है, अगर हम अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, अभिज्ञान शकुंतलम का अर्थ ही होगा क्या, शकुंतला की पहचान। अभिज्ञान शकुंतलम का अर्थ क्या होगा, शकुंतला की पहचान। ये कैसे कहानी है, ये मिलन पुनर्मिलन है ना, इस टाइप की कहानी है। और ये टोटल कितने खंड में है, 7 खंड में बोल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम भास का देखे थे, वो कितने खंड में थी, 6, ये 7 खंड में है। मतलब अगर ये कैसा बोले तो मिलन पुनर्मिलन मतलब वियोग पुनर्मिलन है ना, वियोग मतलब क्या होता है, बिछड़ना है ना। कैसी कहानी है ये, वियोग और पुनर्मिलन की। देखिए कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी कि मतलब नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है, कहानी नहीं बोल सकते ना, नाटक बोल सकते हैं। नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है, तो एक राजा थे हस्तिनापुर के। ठीक है, हस्तिनापुर के राजा नाम क्या था, दुष्यंत। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, नाम सुने हैं दुष्यंत। ये क्या करते हैं, एक बार शिकार के लिए जंगल पे जाते हैं ना, इनको एक हिरण दिखाई देता है और वो हिरण को क्या करने वाले थे, मारने वाले थे, है ना। लेकिन
उसी टाइम में एक ऋषि ने उन्हें क्या बोला, ऋषि का नाम कुछ याद दिया, ठीक है, ऋषि क्या नाम था, वैसानस, इस टाइप से कुछ नाम था, ठीक है, वैखानस, इस टाइप से, कंफर्म याद नहीं आ रहा है। वे बोलते हैं कि राजा आप इस हिरण को मत मारिए, क्योंकि ये हिरण क्या है, कण्व ऋषि के मतलब कण्व ऋषि के एरिया का है ना, मतलब उस क्षेत्र का हिरण है, तो आप इसको मत मारिए। तो क्या करते हैं वे दुष्यंत, उस हिरण को छोड़ देते हैं, और जिससे वो ऋषि क्या होता है, खुश हो जाता है ना, और उसको एक आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा एक पुत्र होगा जो तुम्हारी ही तरह बलशाली होगा और पूरे देश में क्या करेगा, राज करेगा, है ना। तो राजा दुष्यंत जब सुनते हैं कि वो कण्व ऋषि के यहाँ का वो हिरण है, तो वो उस ऋषि की तरह उस क्या होगा, वो आश्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, और जब वो आश्रम की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें एक कन्या दिखाई देती है, और वो कन्या कौन होती है, शकुंतला। शकुंतला जो है वो अपनी दो सखी के साथ, है ना, दो सखी के साथ क्या करती है, उनको शकुंतला को पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा ही प्रेम और लगाव होता है, जिस कारण से वो पेड़ पौधों को पानी दे देती है, जिसको देख के राजा दुष्यंत क्या हो गया, वो भी मोहित हो गया पहले ही नजर में ना, उनसे प्रेम कर बैठा, ठीक है, प्रेम कर बैठा। और उस टाइम पहली बात तो शकुंतला जो है वो शकुंतला के बारे में देखते हैं उनसे, और वो पूछते हैं कि ये कौन है ना, तो एक उसकी सखी बताती है कि ये ऋषि कण्व की क्या है, पुत्री है, ऋषि कण्व की पुत्री, कौन, शकुंतला। फिर वो राजा दुष्यंत सोचते हैं कि ऋषि कण्व तो बाल ब्रह्मचारी है ना, तो इसकी पुत्री कैसे हुई, तो वे उन्हें समझाते हैं कि शकुंतला जो है वो किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, आप लोग भी सुने हैं, नहीं, शकुंतला जो है वो मेनका, कौन मेनका, अप्सरा मेनका, है ना, स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री है, ठीक है। विश्वामित्र की पुत्री कौन, शकुंतला, जिसको कि अप्सरा मेनका क्या कहती थी, अपनी बेटी को वन में ही छोड़ के वो स्वर्ग चली गई थी, उसका लालन पालन कौन किया, ऋषि कण्व ने किया, ठीक है। उसके बाद ये सब जानकारी लेने के बाद जो भी उसके बाद वो क्या किए, राजा दुष्यंत किससे, शकुंतला से विवाह कर लिए, है ना। कौन सा विवाह किए, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह सुने हैं, क्या होता है, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह मतलब बिना माता पिता के अनुमति के, है ना, गंधर्व विवाह। विवाह के कितने प्रकार थे, 8, 4 विवाह को अच्छा माना गया है और नीचे का 4 को अच्छा नहीं माना गया है ना। तो गंधर्व विवाह करने के बाद राजा दुष्यंत क्या करते हैं, उनको अपने राज्य पर कहाँ, हस्तिनापुर, वहां भी जरूरी काम था, उनकी माता ने उन्हें बुलाया था, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, शकुंतला को छोड़ के चले जाते हैं और उनको भेंट स्वरूप क्या देते हैं, एक अंगूठी देते हैं, है ना, अंगूठी देके वो चले जाते हैं। और इस बीच में शकुंतला गर्भवती भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद शकुंतला वो राजा तो चले जाते हैं, शकुंतला हमेशा ख्यालों में खोई रहती थी, राजा दुष्यंत को हमेशा याद करते रहते थे ना। इस बीच में एक ऋषि आते थे, आश्रम में आते हैं, ठीक है, एक ऋषि आते हैं, वो ऋषि का नाम है ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं और वे क्या करते हैं, आवाज देते हैं ना। उस आवाज को शकुंतला नहीं सुन पाती है। क्यों नहीं सुन पाती है, क्योंकि शकुंतला क्या थी, ख्यालों में खोई हुई थी। तो ऋषि अपना अपमान समझते हुए शकुंतला को एक श्राप देते हैं और बोलते हैं कि तुम जिसके भी ख्यालों में खोई हुई हो वो तुम्हें क्या करेगा, भूल जाएगा। तो बाद में एहसास होता है कि अरे मैंने तो सचमुच में ऋषि का अपमान किया है, ऋषि क्षमा करे मुझे और मुझे ये श्राप से मतलब श्राप ना दे, है ना, लेकिन श्राप तो मिल चुका था। तो इसका उपाय वो बताते हैं कि अगर उन्होंने कुछ पहचान के चिन्ह के लिए आपको कुछ दिया है तो उनको आप दिखाइएगा राजा दुष्यंत को, तो वो आपको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे या फिर पहचान देंगे, है ना। तो
और वही चीज होने लगा था, है ना। जब कौन ऋषि को पता चलता है कि उसकी पुत्री क्या है, गर्भवती है, वो भी किसके बच्चे की, राजा दुष्यंत की। तो वे नाराज नहीं होते हैं क्योंकि राजा दुष्यंत क्या थे, एक पराक्रमी राजा थे ना। तो वे बोलते हैं कि एक बेटी को विवाह के बाद अपने ससुराल में रहना चाहिए, इस वजह से वे उन्हें हस्तिनापुर भेजते हैं। और जब शकुंतला हस्तिनापुर पे निकलती है, उसी बीच रास्ते में वो क्या मिलता है, नदी बोल सकते हैं ना, वहां वो अपना हाथ डालती है, उसी बीच में वो क्या करती है, उसका अंगूठी क्या होता है, वो गिर जाता है ना, और वो अंगूठी को एक मछली निगल देती है, ठीक है। जब शकुंतला पहुंचती है राज दरबार में और अपना परिचय देती है और राजा से अपना संबंध बताती है, तो दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था वो तो असर कर गया था ना। तो राजा क्या होता है, शकुंतला को बिल्कुल भी याद नहीं कर पाता है ना, और बोलता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम गर्भवती हो तो तुम राजमहल में रह सकती हो, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम लोग पता करेंगे कौन है इसका पिताजी, है ना। लेकिन शकुंतला क्या समझती है, इसको अपना तौहीन समझती है और राजमहल छोड़ के वो चली जाती है, ठीक है। उसके बाद एक मछुआरा मिलता है ना, मछुआरा को वो मछली मिलता है, ठीक है, तालाब से, नदी से, जो भी। तो वहां से वो मछली को जब वो काटता है तो क्या होता है, वहां से मछली के पेट से क्या निकलता है, अंगूठी निकलता है, और उस अंगूठी को देखता है कि ये राजा का है, तो उसको पकड़ के राजमहल लाया जाता है, ठीक है, उसको सजा देने के लिए। लेकिन पता चलता है कि वो अंगूठी क्या है, राजा का है, तो राजा उसको सजा ना देके उस अंगूठी के बदले उसको उपहार देता है, और पता करता है कि यह अंगूठी मतलब मछली के पेट में कैसे आया, या फिर वो अंगूठी को देखते ही उसको शकुंतला के बारे में सारा कुछ याद आ जाता है, ठीक है। इसके बाद वो वापस से क्या करता है, शकुंतला से मिलने जाता है, और उस बीच में 6 वर्ष की घटना घट चुकी रहती है, और उसका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम क्या है, भरत, और वो बहुत ही ज्यादा बलशाली था ना। और इसी भरत के नाम पे हमारा देश भारतवर्ष का भी नाम पड़ा है, ठीक है, भरत के ही नाम पे, जो कि दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था।